हाय। आज हम एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिसिटी होती क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में एरोमेटिसिटी होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी of conjugated cyclic system which enhance the stability of a molecule by delocalization of pi इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि एरोमेटिसिटी आपकी जो है वो किसी भी कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम के अंदर होती है, जिसके अंदर वो उस कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। तो ये एरोमेटिसिटी होती है और इसी एरोमेटिसिटी के अंतर्गत आपके एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। अब एरोमेटिसिटी के लिए रूल्स क्या होते हैं? देखिए, एरोमेटिसिटी के लिए कुछ रूल्स कंपलसरी होते हैं, जिन रूल्स के बिना कोई भी कंपाउंड होता है उसको अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक है। तो रूल्स फर्स्ट की बात करता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए साइक्लिक सिस्टम। ठीक, यानी कि आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए किसके अंदर, किसी भी साइक्लिक सिस्टम के अंदर। ठीक, दूसरा प्लेनरिटी, molecule should be planar, यानी कि आपको एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनरिटी कैसे होनी चाहिए उसकी, वो प्लेनर एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए मॉलिक्यूल। तीसरी इसके हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर या तो वो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। ठीक है, फॉर ईच एटम। ठीक है, फोर्थ हकल रूल शुड फॉलो, शुड बी फॉलोड। ये आपका हकल रूल होता है 4n+2 पाई। ठीक, यहाँ पे n जो होते हैं वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। कोई भी इंटीजर आपका जो होता है वो हकल रूल के अंदर n की वैल्यू पुट कर देंगे। जितना हकल रूल की वैल्यू आएगी उतना आपका साइक्लिक सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब तो वो आपका क्या माना जाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा। नाइदर सिर्फ वो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक माना जा सकता है। ठीक है, और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइक्लिक सिस्टम आपका जो है वो कॉन्जुगेटेड, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। उस केस के अंदर ही एरोमेटिसिटी पता चलती है, अदरवाइज अगर फुल्ली कॉन्जुगेटेड नहीं है तो मे बी फिर कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद रूल्स हो गए, एक बार वापस से देख लेते हैं कि एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ conjugated cyclic system which enhance the stability of a molecule by delocalization of pi electrons। अब रूल्स देखते हैं उसके लिए, रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी। तो उसके लिए फर्स्ट रूल ये होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए साइक्लिक सिस्टम, ये मस्ट है।
उसके बाद प्लेनरिटी भी मस्ट होनी चाहिए कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपका, प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp फॉर ईच आइटम, अगर सभी आइटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उस केस के अंदर भी अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। बट ये 500 के 500 जो रूल्स है वो उसमें फुलफिल होने चाहिए, तभी अपन उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंसिडर करेंगे। हाकल रूल शुड बी फॉलोड, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है आपका वो फॉलो होना चाहिए, और साथ में सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो ये आपके एरोमेटिसिटी के रूल्स हैं, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी के रूल्स के बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पे बार बार पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। सबसे पहले अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होते हैं, यानी कि आपका डबल बॉन्ड या फिर आपका क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। उस केस के अंदर आपके क्या बनते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी डबल बॉन्ड की मैं बात करता हूं, अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूं तो डबल बॉन्ड के अंदर एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, और अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक सिग्मा बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और एक इसके अंदर होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। एक पाई बॉन्ड के अंदर भी आपके कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड को मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं, ये आपका कोई डबल बॉन्ड है, ठीक। इस डबल बॉन्ड के अंदर एक आपका होता है सिग्मा बॉन्ड और एक आपका होता है पाई बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो देखिए 1 और 2, 1 और 2, यानी कि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये तो डबल बॉन्ड की बात थी। अब बात करता हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपका एक होता है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, और इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इसके अंदर होते हैं पाई बॉन्ड्स, ठीक। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आप ट्रिपल बॉन्ड के देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर किस तरीके से होता है, तो देखिए, ठीक। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है कौन, ठीक है। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर ये तो आपका होता है सिग्मा, जिसके अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक। और ये आपका होता है पाई, और ये भी आपका होता है पाई। अगर मैं पाई पाई की बात करता हूँ तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल इसके अंदर टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, या पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 हो गए टोटल, ठीक है। इस तरीके से अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, डबल बॉन्ड होगा तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होगा, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है आपका तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होगा, ठीक है। इसमें आपका sp2 होगा
ठीक, डबल बॉन्ड के अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp होगा। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि अपन किस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी मान लीजिए कि किसी एटम के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है तो लोन पेयर भी काउंट होंगे। लोन पेयर भी क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर काउंट हो सकते हैं। जैसे इसका देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब देखिए अगर लोन पेयर अवेलेबल है इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, then it will be counted। अगर लोन पेयर अवेलेबल है किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर तो वो लोन पेयर क्या होंगे, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे ये कोई कंपाउंड है मान लेते हैं, ये कंपाउंड है फ्यूरेन। आपको ये कौन सा कंपाउंड है आपका, फ्यूरेन। अब फ्यूरेन के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर अवेलेबल है, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर। ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक लोन पेयर इस रिंग के अंदर दे देता है, जिसकी वजह से इस रिंग में रेजोनेंस बन जाता है। ठीक, और रेजोनेंस बन गया, साथ में ये कंपाउंड भी आपका कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। देखिए इस तरीके से इसमें रेजोनेंस इस तरीके से हो जाएगा। इसका नेगेटिव चार्ज इस तरीके से इसकी ये नेगेटिव चार्ज जो इस रिंग के अंदर डिस्पर्स होता जाएगा और आगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती जाएगी। अगर मैं इसमें कैलकुलेट करता हूँ कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काम में आए हैं तो देखिए कैलकुलेशन की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर दो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि ओवरऑल अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आए फ्रॉम डबल बॉन्ड। क्योंकि एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इस केस में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स किससे आ गए, डबल बॉन्ड से आ गए। और साथ में यहाँ पे एक जो लोन पेयर आया 2 इलेक्ट्रॉन्स का, वो कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन से आ गया। ठीक है, तो फ्रॉम लोन पेयर। ठीक, तो यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 तो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए किसके, डबल बॉन्ड से, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए, लोन पेयर से। तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक। ठीक, अब एरोमेटिसिटी की अपन ने कंडीशन देखी थी तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन इस कार्बन और इस ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे सभी के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। सभी के अंदर क्या है, sp2 है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा आपका प्लेनर है। और अगर प्लेनर है साथ में देखिए कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है तभी तो रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है तभी तो रेजोनेंस हो रहा है। दैट मीन्स अपनी 4 वाली जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो चुकी है। अब हकल रूल की बात कर लेते हैं। तो हकल रूल, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हकल रूल ये है आपका 4n+2 पाई। ठीक है, अब अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, n की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 1, तो जैसे मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6 पाई। अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 6 पाई। ठीक, और यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई। दैट मीन्स अपना ये कंपाउंड हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। हकल रूल को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये अपना कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसकी वजह से कंपाउंड कैसा हो गया,
आपका एरोमेटिक हो गया, अदरवाइज ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। पर जैसे ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है ये कंपाउंड आपका कैसा बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं इसका, पायरोल का। देखिए ये आपका पायरोल, ये आपका क्या है, पायरोल है। ठीक है, इस पायरोल के अंदर अभी अगर मैं देखता हूं तो ये नॉन एरोमेटिक है, या आप ये कह सकते हो एंटी एरोमेटिक है। ठीक, लेकिन जैसे ही मैं इस लोन पेयर को इस सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेट करता हूं, इसके अंदर रेजोनेंस हो जाएगा। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला यहाँ, और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे बनती जाएगी। ठीक है, इस केस के अंदर अब ये आपका कंपाउंड कैसा माना जाएगा, एरोमेटिक माना जाएगा, क्योंकि आपका ये जो लोन पेयर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, इसमें फुलफिल की अगर मैं बात करता हूँ, रूल फुलफिल की, तो देखिए इसके अंदर सभी के सभी sp2 एटम्स हैं। ठीक है, प्लेनर हो गया क्योंकि sp2 है, दैट मीन्स ये प्लेनर भी हो गया। सिस्टम भी कैसा है, कॉन्जुगेटेड है, डबल, ये वाला यहाँ, वो वाला है वहाँ, और ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, फिर ये फिर से यहाँ शिफ्ट होगा, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा, तो ये रेजोनेंस की बात हो जाएगी। अब अगर मैं इसमें हकल रूल की बात करता हूँ तो हकल रूल को देख लेते हैं अपन। सबसे पहले इसमें देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने आ रहे हैं 2 डबल बॉन्ड से। ठीक है, और एक लोन पेयर से, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए लोन पेयर। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अभी अपन ने पिछले में देखा था कि 6 इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होंगे, दैट मीन्स वो हकल रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, हकल रूल फॉलो कर रहा है, उसके अलावा अपनी जितनी भी कंडीशंस थी एरोमेटिसिटी के लिए वो भी फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक हो। ठीक, कंपाउंड आपका कैसा होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और देख सकते हैं अपन, ट्रोपोलियम कैटाइन। ठीक है, ये ट्रोपोलियम कैटाइन है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। ठीक है, बल्कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था कार्बन के पास में वो भी चला गया, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस कार्बन की, ठीक है, ये इस कंपाउंड की बात करता हूँ, तो ये कार्बन जो है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो चला गया, वो एलिमिनेट हो गया, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब इस कार्बन के अलावा बाकी सभी कार्बन भी कैसे है, sp2, ये भी sp2 है, ये भी आपका 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 sp2 है, और ये भी आपका sp2 है, यानी कि सारे के सारे कैसे आपके sp2 है। ठीक, और अगर sp2 है दैट मीन्स ये प्लेनर भी होगा। ठीक, और सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड है, सिस्टम भी कैसा है, कॉन्जुगेटेड, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वो यहाँ और ये वहाँ, तो सिस्टम भी आपका कॉन्जुगेटेड है। sp2 है, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी होगा, क्योंकि sp2 है दैट मीन्स ये प्लेनर भी होगा। अब हकल रूल की बात करें तो हकल रूल देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं डायरेक्ट से फ्रॉम 3 डबल बॉन्ड्स। ठीक, और 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन ये हकल रूल को फॉलो करेगा, और हकल रूल को फॉलो करेगा तो कंपाउंड कैसा होगा आपका, एरोमेटिक होगा। ठीक है, यहाँ पे हकल रूल के अलावा अपनी जितनी भी एरोमेटिसिटी के रूल्स है वो सभी भी फॉलो हो रहे हैं, ध्यान रखना। अकेले हकल रूल से अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। वो सारी की सारी कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तभी कंपाउंड कैसा माना जाएगा, आपका एरोमेटिक माना जाता है। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड ऐसे है जहाँ पे लोन पेयर जो होते हैं वो काउंट नहीं होते, in which alpha
डजंट काउंट। ठीक है, जैसे पिरिडीन ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें स्पिरिडिन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन के ऊपर देखिए एक लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक, अगर मैं इस लोन पेयर को इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर लेके जाता हूं, उस केस के अंदर इसके अंदर ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। और ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अभी के केस में ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ये कंपाउंड आपका कैसा है? एरोमेटिक। किसके? यानी कि यहाँ पे लोन पेयर जो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, डजंट पार्ट ऑफ रेजोनेंस। यानी कि यहाँ पे जो लोन पेयर है आपका नाइट्रोजन के ऊपर, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर पहले से ही कंपाउंड एरोमेटिक है और इसके अंदर जो एरोमेटिसिटी के वो सारे रूल्स है वो फुलफिल हो रहे हैं। कैसे? देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये भी sp2 है। इसके बाद अगर नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो नाइट्रोजन देखिए एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक इसके ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, तो ये भी आपका sp2 हो गया। sp2 है, दैट मीन्स ये फ्लेनर भी है। अच्छा, सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। सिस्टम कॉन्जुगेटेड इस तरीके से देखिए, ठीक है, सिस्टम भी आपका कॉन्जुगेटेड है, दैट मीन्स ये कंपाउंड आपका कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर मैं इसमें ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करवाता हूँ, उस केस के अंदर ये कंपाउंड एरोमेटिक से कैसा बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो स्पीसीज, ये अपना कैलकुलेशन था 5 इलेक्ट्रॉन्स का। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंटी एरोमेटिक की। ठीक है, आज सिर्फ अपन डेफिनेशंस ले रहे हैं। एंटी एरोमेटिक, देखिए एंटी एरोमेटिक के अंदर सभी की सभी वो कंडीशंस लागू होती है जो एरोमेटिक में होती हैं। सिर्फ हकल रूल की जगह पे यहाँ पे एक रूल काम में आता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, अगर इसकी अवेलेबिलिटी है, दैट मीन्स कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो। बाकी सारे के सारे जो रूल्स हैं एरोमेटिसिटी वाले वो भी इस पे अप्लाई होंगे। कौन कौन से? प्लेनर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये रूल्स भी अप्लाई होंगे। बस यहाँ पे फर्क क्या होगा कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर 4n पाई को कंटेन कर रहे हैं या 4n पाई को फॉलो कर रहे हैं, उस केस के अंदर वो कंपाउंड आपका कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये कार्बन भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है, ये भी आपका sp2 है और ये भी आपका sp2 है। ठीक, तीनों के तीनों, यानी कि ओवरऑल इसके अंदर जो पांचों कार्बन है वो कैसे है? sp2 है। sp2 है, दैट मीन्स ये प्लेनर हो जाएगा और सिस्टम भी कैसा है? कॉन्जुगेटेड है। बट यहाँ पे हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे रूल्स कौन सा फॉलो हो रहा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वाला। अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किससे? फ्रॉम 2 डबल बॉन्ड। ठीक, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो हकल रूल फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लीजिए, अगर n की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ तब भी यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने? 2। और अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे 6। ठीक है, इस केस में हकल रूल तो फॉलो हो नहीं रहा, तो फिर फॉलो कौन सा हुआ? एंटी एरोमेटिक वाला रूल। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो देखिए 4n अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए 4n पाई। ठीक, इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो अपने पास में इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन।
ठीक। और अपने इस कंपाउंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 4 है। दैट मीन्स आपका ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इस केस के अंदर तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इस टाइप के होते हैं जिनके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल्स काम करते हैं, जहाँ पे हैकल रूल काम नहीं करता। बट कंडीशन सेम रहेगी, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन ईच एटम sp2 होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखिए स्टेबिलिटी जो है वो रेजोनेंस एनर्जी पर डिपेंड करती है। ठीक, यानी कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतनी इसकी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। या दूसरे वे में बोलूं तो आप ये कह सकते हो कि एरोमेटिसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजोनेंस एनर्जी के। ठीक, उसके बाद स्टेबिलिटी की। ठीक है, एरोमेटिसिटी रेजोनेंस एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है और रेजोनेंस एनर्जी आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। बट स्टेबिलिटी जो होती है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी किसी कंपाउंड की ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी उसकी लो है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एरोमेटिसिटी इंक्रीज होती जाएगी रेजोनेंस एनर्जी के साथ में। रेजोनेंस एनर्जी किसको इंडिकेट करती है, स्टेबिलिटी को। दैट मीन्स अगर रेजोनेंस एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी भी क्या मानी जाएगी, इस मॉलिक्यूल की हाई मानी जाएगी। बट अगर स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उस केस के अंदर स्टेबिलिटी लो होगी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी लो है तो स्टेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपना आज जो एरोमेटिसिटी के अंदर जो टॉपिक अपन ने लिए वो बेसिक कंसेप्ट थे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये समझ में आ सके कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। थैंक यू सो मच।